हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। तो आज हम BPSC 112 के यूनिट नंबर 4 का पार्ट 3 देखने जा रहे हैं, जिसमें इनके कुछ पॉलिटिकल आइडियाज़ को हमने पढ़ा था, जिसमें से एक पॉलिटिकल आइडिया हमारा रह गया था। तो इस वीडियो में वो भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर यूनिट के कुछ जो लिमिटेशंस हैं भक्ति ट्रेडिशन के, साथ ही साथ भक्ति ट्रेडिशन के जो भी इम्पैक्ट्स हैं, हम उनको भी इस पर्टिकुलर पार्ट में जानने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं इनके कुछ पॉलिटिकल आइडियाज से, जिसमें लास्ट आइडिया इनका आता है पैसिव रेजिस्टेंस एज अ मीन्स ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स। अब जैसे जैसे हमने देखा कि ये जो भक्ति ट्रेडिशन है वो इंडिया में बढ़ रहा है। अब भक्ति ट्रेडिशन के बढ़ने के साथ साथ भक्ति ट्रेडिशन की जो कम्युनिटी है वो भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये सारी कम्युनिटी जो है, ये जो भक्ति पूरा ट्रेडिशन है, ये बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगता है लोगों को, कि जहाँ पर बेफालतू के कोई भी रिचुअल वगैरह हमें नहीं करने हैं, कोई भी यज्ञ वगैरह नहीं करना है, कोई सेक्रीफाइस नहीं देना है, कोई फालतू का पैसा नहीं देना है। ऐसी चीज़ें लोगों को अपीलिंग लगती हैं और इसी वजह से ये कम्युनिटी बड़ी होती गई। अब इसी कम्युनिटी के बड़े होने की वजह से सेंट्स का कॉन्फिडेंस इस हद तक भर गया कि वो सब्जुगेशन से भी बच गए इन टर्म्स ऑफ आइडियाज। ठीक है, कि मतलब कोई और आइडिया इन पे हावी ही नहीं हो पाया उस समय का। अगर राजा ने किसी भी राजा ने अगर इनको यहाँ पर सप्रेस करने की कोशिश की भी होगी तो अब इसे ये कॉन्फिडेंस की वजह से ये जो पूरे सेंट्स थे, इन्होंने रिलीजन, कास्ट और जो भी अदर रेस जैसे ऑब्स्टिकल्स थे, इनको ट्रांसेंड किया और ये आगे बढ़ते गए। अब जैसे जैसे आगे बढ़े तो उस समय के सोसाइटी में एक शिफ्ट आया इन टर्म्स ऑफ सोशल, आइडियोलॉजिकल, कंस्ट्रक्टिव एंड रिफॉर्मेटिव पोजिशनिंग। अब ये जो सारा शिफ्ट आया, इसकी वजह से होने क्या लगा कि सोशल हायरार्की और हेजेमोनिक ऑर्डर उस समय पर जहां ब्राह्मणों का राज चला करता था, और अब जब सोशल हायरार्की जो ब्राह्मणों ने बना के रखी हुई थी, उसको यहाँ पर इंटेरोगेट करना चालू कर दिया गया। मतलब इसको रिजेक्ट करना चालू कर दिया कि कोई भी ऐसी सोशल हायरार्की को ये एक्सेप्ट नहीं करते थे। साथ ही साथ ये उस समय की स्टेट, एलाइट, क्लर्जी को भी यहाँ पर गालियाँ देते थे, क्योंकि ये चाहते थे कि हमें एक ऐसी विलेज सोसाइटी बनानी है जहाँ पर किसी भी तरीके का कोई सोरो ना हो, कोई ये प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो, कोई भी टैक्स हमें ना देना पड़े, साथ ही साथ ना ही वहाँ पे मोनार्की हो और ना ही वहाँ पर सोशल हायरार्की हो। क्योंकि ये जो सारी चीज़ें थी, ये मानते थे कि स्टेट, एलाइट और जो क्लर्जी है ना, यही तीनों जो वर्ग हैं वो उस समय पर ये सारी चीज़ों को कंट्रोल किया करते थे, ताकि दूसरे जो निचले वर्ग हैं उन पर उनका डोमिनेंस बना रह सके और वो हमेशा सप्रेस्ड रहें। इसीलिए इन्होंने यहाँ पर इसको क्रिटिसाइज करना चालू किया। पर हम ये भी देखते हैं कि ये जो पूरा भक्ति ट्रेडिशन था, ये कोई ओपन रेबिलियन नहीं था कि एक रात को सारे उठे और इन्होंने चाहा कि भैया हमें तो सब कुछ हटाना है, तो इन्होंने क्रांति कर दी। ऐसा नहीं था। ये एवरीडे लाइफ में होने वाले सारी चीज़ों का एक प्रोटेस्ट होता था। अब क्योंकि ये प्रोटेस्ट नॉन इंस्टीट्यूशनल और अनऑर्गेनाइज्ड होते थे, तो इन्होंने रिलीजन, लिंग्विस्टिक और कास्ट बाउंड्रीज को यहाँ पर सरपास करना चालू किया। जो भी कम्युनिटीज उस समय पर हुआ करती थी, जैसे कि सिंगर्स, म्यूजिशियंस, लिसनर्स, वैरागी, साधु, हाउस होल्डर्स, वेमेन, शूद्र, वैश्य, इन सभी को अपने अंदर इंक्लूड करना चालू किया, ताकि आगे जाकर कोई इन पे हावी ना हो सके और आराम से इनका जो ये प्रोटेस्ट है वो चालू रह सके और भक्ति ट्रेडिशन आगे बढ़ सके। अब ये जो सारी चीज़ें थी, इन सभी के लिए सबको सेल्फ सफरिंग की ज़रूरत पड़ती है, मतलब सेल्फ सेक्रीफाइस की। अपने आप के जो भी आपके पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, आपको उन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ता है अगर आपको भक्ति ट्रेडिशन को आगे बढ़ाना है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो कबीर हैं, वो यहाँ पर एक दोहा लिखते हैं, जैसे कि कबीर खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। जहाँ पर कबीर ये कह रहे हैं कि भक्ति ट्रेडिशन में सबको सेल्फ सेक्रीफाइस से इंस्पायर होना चाहिए। जहाँ पर जो भी लोग मोह माया में फंसे हुए हैं, वो सारे लोग मोह माया को त्याग कर यहाँ पर आगे बढ़ें और इस ट्रेडिशन को आगे लेके जाएं। वही इस दोहे का भी मतलब है कि जो घर फूके अपना, मतलब जो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को फूंक दे, अपनी मोह माया को त्याग दे, उसके लिए कबीर साथ में चलने के लिए रेडी हैं, तो वो उनके साथ जाकर भक्ति ट्रेडिशन को आगे बढ़ा सकते हैं। और यही चीज़ हमें गांधी जी के नेशनल मूवमेंट में भी दिखाई देती है, जहाँ पर वो सत्याग्रही से कहते हैं कि आपको सेल्फ सफरिंग का मार्ग चुनना चाहिए, ताकि हम वायलेंस और काउंटर अटैक से बच सकें।
देन आगे हमें यह भी बताया जाता है कि जो लोग सेल्फ सफरिंग के लिए इस बात को फॉलो कर रहे हैं वो लोग हमेशा साहसी होने चाहिए, करेजियस होने चाहिए। कायरों के लिए इसमें कोई जगह नहीं है। इसी के लिए यहाँ पर एक दोहा भी लिखा गया है जिसका आप हिंदी में मीनिंग यहाँ पर निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम इस पर्टिकुलर ट्रेडिशन की कुछ लिमिटेशंस पर। अब अगर हम इसके कुछ लिमिटेशंस की बात करें तो लिमिटेशंस में सबसे बड़ी लिमिटेशन आती है मेटाफिजिक्स की। अब मेटाफिजिक्स होता क्या है? मेटाफिजिक्स एक ऐसी स्टडी होती है जो कि बहुत ही बेसिक लेवल की जो थिंग्स होती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि कैसे हर चीज़ एग्जिस्ट करती है, उसके बीच में कनेक्शन कैसा है, इन फिजिकल थिंग्स के बियॉन्ड क्या चीज़ें हैं, ठीक है, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, ये होती है मेटाफिजिक्स। अब मेटाफिजिक्स ही भक्ति ट्रेडिशन का एक बहुत ही मेन कॉन्सेप्ट था। यही तो कहा जाता है ना कि भाई उस ऑल माइटी की पूजा करो, ठीक है। यहाँ पर ये कहा जाता था भक्ति ट्रेडिशन में। इसी की वजह से यहाँ पर इसकी एक लिमिटेशन भी बनती है और पॉलिटिकल थॉट के नाम पर कुछ भी हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से ये जो पूरा ट्रेडिशन है इसमें कुछ सीरियस वीकनेस हमें दिखाई देती है। सेकंड ये कि यहाँ पर कोई सिस्टमेटिक मेथोडोलॉजी नहीं है, जिसकी वजह से रिसर्चर्स ना ही इनके टेक्स्ट को आसानी से यहाँ पर क्रोनोलॉजी के साथ पढ़ पाते हैं। अगर कोई रिसर्चर इन टेक्स्ट को बिना क्रोनोलॉजी के पढ़ेगा तो वो उसका कंक्लूजन कैसे ड्रॉ करेगा कि इसका पूरा मतलब क्या हुआ इस भक्ति ट्रेडिशन का। यही यहाँ पर भी दिक्कत है कि इन्होंने बातें तो कर दी कि भैया हमें एक ऐसी सोसाइटी चाहिए जहाँ पर कोई हायरार्की ना हो, ठीक है, कोई भी फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन नहीं चाहिए, इगैलिटेरियन सोसाइटी बनानी है, ऐसी बातें तो कर दी, पर उसके लिए जो सोर्सेज इन्होंने हमारे लिए छोड़े वो बहुत ही स्कैंटी लेवल पे छोड़े हैं, जिसकी वजह से रिसर्चर्स और जो रीडर्स हैं उन्हें यहाँ पर दिक्कत आती है। देन हमारे पास आता है प्राइमरी टेक्स्ट का आइडेंटिफिकेशन कि प्राइमरी टेक्स्ट जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो कौन सा है, क्योंकि भक्ति ट्रेडिशन के जो टेक्स्ट हैं वो बहुत ही अलग अलग हैं। चैतन्य जी ने अलग लिखे हैं, कबीर जी ने अलग लिखे हैं, नानक जी ने अलग लिखे हैं, सबके अपने अपने अलग अलग टेक्स्ट हैं। इसीलिए यहाँ पर भी ये दिक्कत आती है कि हम प्राइमरी टेक्स्ट को पढ़ें या फिर क्लासिकल सेकेंडरी कमेंट्रीज को पढ़ें। देन हमारे पास एक दिक्कत ये भी आती है कि यहाँ पर हमें कोई हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में जो भी ये टेक्स्ट लिखे गए वो समझ में ही नहीं आते कि ये चीज़ कोई हिस्ट्री को बता रहे हैं, ठीक है, ये टेक्स्ट, या किसी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में टेक्स्ट को लिखा गया है। इसीलिए हिस्ट्री और कल्चर के बीच में यहाँ कहीं ना कहीं हमें द्वंद्व दिखाई देता है कि ये टेक्स्ट या तो हिस्ट्री बताते हैं या तो कल्चर बताते हैं। यही यहाँ पर सारी लड़ाई मची रहती है। देन हमारे पास ये आता है नॉन इंग्लिश वोकेबलरी, जहाँ पर ये जो सारी चीज़ें हैं, सोर्सेज हैं, हम यहाँ पर वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में दिखाए जाते हैं कि फॉर एग्जांपल अवधी है, ब्रज भाषा है, इसमें जो चीज़ें लिखी जाती हैं वो नॉन इंग्लिश वोकेबलरी को यहाँ पर सपोर्ट करती हैं और जो रिसर्चर्स होते हैं वो ये नहीं पढ़ पाते। और लास्ट में वर्बल एविलेशंस की अपनी अलग यहाँ पर लिमिटेशंस होती हैं कि यहाँ पर एथिकल पार्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कोई भी थॉट नाम की चीज़ नहीं है। तो ये जो सारी हैं ये इसकी लिमिटेशंस हैं। देन आगे इसके कुछ इम्पैक्ट को पढ़ते हैं। तो एम जी रानाडे अपनी बुक में यहाँ पर बताती हैं कि कैसे जो भक्ति ट्रेडिशन है उसका इम्पैक्ट पड़ा। तो जो भक्ति ट्रेडिशन के मेन रिजल्ट्स हैं वो यही हैं कि वर्नैकुलर लिटरेचर का यहाँ पर डेवलपमेंट होने लगा। लोकल लैंग्वेजेस में अब जो सोर्सेज थे वो लिखे जाने लगे। कास्ट एक्सक्लूसिवनेस आया, मतलब जो सोसाइटी थी, जो उस समय का समाज था, उसमें से जाति को निकाल दिया गया, ठीक है। साथ ही साथ एलिवेशन ऑफ स्टेटस ऑफ विमेन, मतलब जो महिलाओं का स्टेटस था उसमें एलिवेशन आया। ह्यूमेननेस, टॉलरेंस, partial reconciliation with Islam and other subordination with the other religions। इसका मतलब ये कि इस पर्टिकुलर रिलीजन में ह्यूमेननेस, इंसानियत, साथ ही साथ टॉलरेंस और इस्लाम के कुछ पॉलिटिकल आइडियाज जो थे इसको यहाँ पर सब्जुगेट किया गया दूसरे रिलीजन्स के साथ, ताकि एक यूनिटी बनी रहे, ठीक है, लोगों में, और लोग जो हैं वो आसानी से बिना किसी दिक्कत के यहाँ पर रह सकें। साथ ही साथ यहाँ पर राइट, सेरेमनीज, पिलग्रिमेज, बेफालतू के फास्ट, इन सभी को भी यहाँ पर ख़त्म किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग जो थे वो ज़्यादा ज़्यादा आने लगे। और लिमिटेड एक्सेस ऑफ पॉलीथिज्म, मतलब जितने ज़्यादा भगवान की आप पूजा करोगे उतना ही आप बिखरे बिखरे रहोगे। तो इससे बढ़िया है
कि आप जो है एक ऑल माइटी की पूजा करो, जिसने हम सबको बनाया। वही सारी चीज़ें हमें यहाँ पर दिखाई जाती हैं। जो भगवानों के भगवान हैं, हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। हमें पॉलीथिज्म को फॉलो नहीं करना चाहिए, हमें मोनिथिज्म को फॉलो करना चाहिए, मोनिज्म को फॉलो करना चाहिए। सेकेंड इम्पैक्ट ये है कि जो भक्ति एक्सपोनेंट्स हुए, उन्होंने अपनी आवाज़ को डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोरल एक्ट्स जो उस समय पर हुआ करते थे, जैसे इन्फेंटिसाइड, सती, प्रोहिबिशन ऑफ वाइन, टोबैको, टॉडी, इस सब के अगेंस्ट यहाँ पर बोलना चालू हुए। एडल्टरी और सॉडोमी जैसे जो एक्ट्स हुआ करते थे, उनको डिस्करेज किया, ताकि एक गुड सोशल ऑर्डर बना रह सके जिसमें अच्छी मॉरल वैल्यूज हों। देन हमारे पास आता है एक रिमार्केबल इम्पैक्ट, जहाँ पर एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात की गई, क्योंकि इस मूवमेंट में यही था कि जो भी टेंशन्स इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में हो रही हैं, हमें उन दोनों कम्युनिटीज के बीच में इस टेंशन को यहाँ पर रिड्यूस करना है, और जो गैप इनके बीच में बना हुआ है ड्यू टू द रिलीजन एंड द कल्चर, इसको हम ब्रिज कर सकें। साथ ही साथ एग्जाम्पल देखें तो सेंट्स ऑफ भक्ति भक्ति मूवमेंट और जो सूफी सेंट्स थे, उन्होंने यहाँ पर दोस्ती, टॉलरेंस, पीस, इक्वालिटी अमंग ऑल, ऐसे सारे आइडियाज़ को प्रीच करना चालू किया, जिससे कि एक यूनिटी इन दोनों कम्युनिटीज़ में बनी रह सके। देन हमारे पास आता है मेथड ऑफ वर्शिप। अगर हम मेथड ऑफ वर्शिप की बात करें तो इस मूवमेंट में आते आते एक मेथड ऑफ वर्शिप में भी चेंज आया, जहाँ पर ये कहा जाता था कि हमें उस भगवान को इम्पोर्टेंस देनी है, उस भगवान की भक्ति करनी है, उसे प्यार करना है जो कि गॉड है, गॉड ऑफ ऑल गॉड। मतलब भगवानों का भी जो भगवान है, दोनों हिंदू और मुसलमानों में हमें उसकी पूजा करनी है, हमें ऑल माइटी की पूजा करनी है। ठीक है, जिससे कि लोग जो हैं वो यूनाइट होकर अपने भगवान को समर्पित रह सकें और उनके लिए यहाँ पर डिवोटेड रह सकें। देन हमारे पास आता है स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस, हार्मनी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। क्योंकि भक्ति सेंट्स का मानना ही यही था कि हमें समाज में इक्वालिटी लानी है। अब इक्वालिटी टॉलरेंस से ही आएगी, हार्मनी से आएगी और दूसरों के लिए रिस्पेक्ट से आएगी। इसीलिए यहाँ पर इन्होंने ऐसे आइडियाज़ को प्रीच करना चालू किया, जिससे कि एक नया कल्ट ऑफ वर्शिप निकला बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स के लिए, जिसका नाम था सत्यपीर। ये उस समय के जौनपुर के राजा हुसैन शाह के अंडर निकला, जिसकी वजह से लिबरल पॉलिसीज इन्होंने अपनाई, और इन्हीं लिबरल पॉलिसीज को आगे जाकर अकबर ने भी अपनाया, जिसने जजिया नामक टैक्स था जो गैर मुसलमानों पर लगता था, उसको बंद करवाया। देन हमारे पास आता है कि जो भक्ति मूवमेंट है, यहाँ पर वर्नैकुलर लैंग्वेज को प्रमोट किया गया। डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिटरेचर को लिखा गया, कि फॉर एग्जांपल कबीर हिंदी में लिखा करते थे, नानक जी गुरुमुखी में लिखा करते थे, चैतन्य बंगाली में लिखते थे। तो ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पर चलने लगी। मुस्लिम राइटर्स भी अब धीरे धीरे अपने जो टेक्स्ट थे उनको संस्कृत में ला रहे थे, रीजनल लैंग्वेजेस में प्रमोट कर रहे थे। देन उसके बाद अगर हम उड़ीसा में चलें तो उड़ीसा में भी एक नया ट्रेंड शुरू हुआ उड़िया लिटरेचर का, ड्यू टू द भक्ति मूवमेंट एंड मिडिवल वैष्णविज्म ऑफ श्री चैतन्य। चैतन्य जी की वजह से और भक्ति मूवमेंट इन मिडिवल उड़ीसा की वजह से यहाँ पर उड़िया लिटरेचर का राइज हुआ, जहाँ पर वेरियस राइटर्स आए उड़िया लिटरेचर में लिखने वाले, जैसे कि अच्युत हैं, बलराम, जगन्नाथ, यशोबंता और अनंत। देन उसके बाद हम देखते हैं कि मिडिवल पीरियड में बर्थ ओरिएंटेड कास्टिज्म और कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ सोसाइटी को यहाँ पर रिजेक्ट किया गया बाय द सूफीज एंड सेंट्स। और दूसरे हाथ पर अगर हम देखें तो सिखिज्म भी अब धीरे धीरे इक्वालिटी को प्रमोट करने लगा और इन सभी चीज़ों के खिलाफ जाने लगा। अगर हम कुछ रिफॉर्मेटिव पर्सनैलिटीज़ की बात करें ड्यू टू दी भक्ति ट्रेडिशन, तो राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने सती के खिलाफ सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाई, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती जी, जो कि 19th सेंचुरी में यहाँ पर आते रहे, और जो भी डिप्रेस्ड क्लास के लीडर्स थे जैसे कि ज्योतिराव फूले, भीमराव अंबेडकर, इन्होंने भी अपने आइडियाज़ को आगे बढ़ाया टूवर्ड्स इक्वालिटी, इगैलिटेरियनिज्म एंड विदाउट एनी काइंड ऑफ सोशल हायरार्की इन दी सोसाइटी। तो ये था भक्ति मूवमेंट का एक इम्पैक्ट, जहाँ पर हम इसको इस तरीके से सम अप कर सकते हैं कुछ मेन पॉइंट्स में। जैसे कि भक्ति मूवमेंट का जो मेजर डेवलपमेंट था वो यही था कि रीजनल या वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में यहाँ पर लिटरेचर को लिखा गया। साथ ही साथ जो भी इमोरल एक्टिविटीज़ उस समय पर हुआ करती थी, जैसे कि इन्फेंटिसाइड, सती, टॉडी,
वाइन और तंबाकू पर यहाँ पर प्रोहिबिशन की बातें यहाँ पर होने लगी। साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बातें हुई, जैसे कि सूफी सेंट्स और जो भक्ति सेंट्स थे वो दोनों मिलकर फ्रेंडशिप की बातें किया करते थे, टॉलरेंस की बातें किया करते थे अमंग दिस सोसाइटी। साथ ही साथ ऑल माइटी की पूजा यहाँ पर चालू हुई, मतलब हमें भगवानों के भगवान की पूजा करनी है, हमें पॉलिसिज्म को फॉलो नहीं करना। ये सारी चीज़ें हम आने लगी, लिबरल एक्टिविटीज़ आने लगी, जहाँ पर मुस्लिम राजा भी अब धीरे धीरे दूसरी हिंदू कम्युनिटीज़ के लिए टॉलरेबल बनने लगे और उन्होंने यहाँ पर लिबरल पॉलिसीज़ को अपनाया। तो यही था इसका पूरा इम्पैक्ट, और यहीं पर हमारा ये यूनिट खत्म होता है। थैंक यू सो मच।